नाउ इट्स अ टर्न ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एज पर एज बोर्ड एग्जामिनेशन कंसर्न। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये प्रूफ करना कि किसी पर्टिकुलर नंबर को √5, √3, √2 इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, ये प्रूफ करना। जानते तो हम हैं रेशनल और इरेशनल किन्हें कहते हैं, लास्ट ईयर 9th क्लास में हम पढ़ चुके होते हैं। तो √5 वाला क्वेश्चन जो है उसको मैंने लिया है यहाँ पे। अब हम इसको कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से बनाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाली मेथड, कि हम पहले उल्टा मानते हैं। अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम इसको रेशनल मानते हैं और बाद में हम ये शो कर देंगे कि हमारा जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्रडिक्टरी था, यानी कि जो हमने माना वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। इट मीन्स अगर वो रेशनल नहीं होगा तो फिर वो इरेशनल होगा। तो हमने इसमें माना लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आप जानते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो मैंने लिखा √5 इज इक्वल टू P ओवर Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर होते हैं, एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके चला हूँ यहाँ पर कि जैसे 5 अपॉन Q लिखा हमने, ये 5 अपॉन 0, अगर Q 0 होगा, जैसे ऊपर P हो गया, ये Q हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड आता है। आज तक पता नहीं है कि उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स वाई। तो फिर वो अगर नॉट डिफाइंड है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? दैट्स वाई Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P एंड Q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये लिखा है। P और Q में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स P अपॉन Q जो होगा वो अपनी लीस्ट फॉर्म में होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगा। या हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q आर को प्राइम है, सह अभाज्य। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर किया सिंपली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये P स्क्वायर के ये 5 जो यहाँ राइट हैंड साइड में था मल्टीप्लिकेशन में, वो डिवाइड में आ गया यहाँ पर। इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 एंड द क्वोशिएंट इज Q स्क्वायर। आंसर Q स्क्वायर आ रहा है, यानी कि P स्क्वायर को 5 से हम कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं और आंसर इतना आ रहा है। तो P स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अब हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है जो कल बताई थी आपको फैक्टराइजेशन वाली प्राइम फैक्टर के रूप में, इसका अर्थ ये निकल के आता है कि अगर P स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर P भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, 6 अगर 2 से डिविजिबल है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 6 का स्क्वायर, या इसका उल्टा हो गया, पहले मैंने ये बोलना चाहिए, 6 का स्क्वायर अगर डिविजिबल है किससे, 2 से, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 से डिवाइड किया तो 18 आएगा। तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स अगर P स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से तो P भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। अब किसी भी नंबर को हम 5 से डिविजिबल कब मानेंगे? जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए कि 10 लिया मैंने, 10 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 5। ये हमको कैसे पता चला कि ये 5 से डिविजिबल है? अगर आप 5 से भाग दोगे इसमें तो 2 आंसर आएगा, बिकॉज 5 से 5 कट जाएगा। ये 5 से डिविजिबल इसलिए है बिकॉज इसमें 5 एक प्राइम फैक्टर के रूप में है। जिस नंबर के फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें 5 एक प्राइम फैक्टर के रूप में होगा, वही जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने P को मान लिया कि माना P 5 इंटू समथिंग है, बिकॉज 5 तो उसमें होगा ही कॉमन फैक्टर, बिकॉज वो 5 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको 5R मान लिया। इस वैल्यू को मैं प्लांट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, P स्क्वायर के बदले 5R होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू Q स्क्वायर। अब आप देखिए ये स्क्वायर होकर के इतना आ गया, डिवाइड किया, ये कैलकुलेशन की नॉर्मल सी, फिर आ गया Q स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन कि Q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, आंसर आ रहा है R स्क्वायर। इट मीन्स Q स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, जैसे पहले P के केस में हो रहा था। तो ये 5 लिख दिया मैंने, रॉन्ग हो गया ये, Q विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 5, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर अगर अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। मैंने अभी करके दिखाया आपको। अब इसका अर्थ क्या आ गया, P तो पहले से ही डिविजिबल था 5 से, Q भी डिविजिबल था, तो दोनों हो गए। अब P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हो गए। अब P और Q दोनों में 5 से भाग जा रहा है तो 5 दोनों में कॉमन हो गया ना, कॉमन फैक्टर हो गया। बट हमने तो कहा था कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, यहाँ पर लिखा था ये डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम इस बेसिस पर आगे बढ़े थे कि इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमारा प्रूव हो गया कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। तो इसका मतलब जो हम बोल रहे थे वो गलत हो गया। इट मीन्स माई अजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो मैंने माना था कि ये रेशनल है
उसी के बेसिस पर वो फैक्टर वाला हमने लिखा था ना, रेशनल के बेसिस पर। तो जो हमने माना था इसका मतलब गलत माना था, क्योंकि वो यहाँ रॉन्ग प्रूव हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रोडिक्टरी मेथड। अगर वो रेशनल नहीं है, क्योंकि हमने माना था रेशनल है और हम रॉन्ग प्रूव हो गए, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न। एक तरीका और होता है इन चीज़ को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने का, वो मैं बाद में बताऊंगा।